नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की जो कृषि विज्ञान जो किताब है। कौन सी किताब? जो कृषि विज्ञान किताब है, यानी कि जो एग्रीकल्चर की बुक है, उसका चैप्टर फर्स्ट। कौन सा? चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? कृषि विज्ञान, मृदा एवं बीज। इससे पहले हमने इस चैप्टर के कितने वीडियो देख लिए हैं? टोटल 4 वीडियो देख लिए हैं। आगे बात समझ में। यदि आपने इन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इन चारों वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हमारा कौन सा पार्ट है? पार्ट 5। आगे बात समझ में, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जिसमें हम पढ़ेंगे वायु द्वारा क्षरण, यानी कि वायु के द्वारा कैसे क्षरण होता है मिट्टी का या मृदा का। आज ये हमारा मुख्य टॉपिक रहने वाला है। आगे बात समझ में। तो जिस प्रकार से हम हर वीडियो में एक ओवरव्यू देखते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है, तो इस वीडियो में भी देखेंगे हर चैप्टर की हर वीडियो की तरह। तो सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है कृषि विज्ञान की परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तीसरा दिया गया है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। और चौथा पॉइंट दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है बीज। तो इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं? कृषि विज्ञान की परिभाषा, महत्व एवं क्षेत्र, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, और हमारा चल रहा है मृदा क्षरण एवं संरक्षण, जिसमें हमने इसका जो तीसरा पार्ट था, जो चौथा पार्ट था, इसमें हमने आधा टॉपिक कवर कर लिया था। और आज हमारा जो पांचवा पार्ट है, इसमें हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। आगे बात समझ में। यानी कि जो चौथा वीडियो और जो पांचवा वीडियो था वो किसके बारे में? मृदा क्षरण एवं संरक्षण के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मृदा जो संरक्षण है, मृदा क्षरण है, उसकी परिभाषा क्या है, मृदा संरक्षण की परिभाषा क्या है, परिभाषाओं के बारे में पढ़ा। और ये मृदा क्षरण जो है वो किन शक्तियों द्वारा होता है, प्राकृतिक शक्तियाँ देखी हमने। आगे बात समझ में, जिसमें हमने मुख्य रूप से क्या देखा, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? प्राकृतिक शक्तियाँ, एक तो हो गई जल और दूसरी वायु। तो इससे पहले हमने जल के बारे में कंप्लीट हमने पढ़ लिया है कि जल से किस प्रकार से क्षरण होता है, मिट्टी का कटाव किस प्रकार से होता है, जल से कितनी तरीकों से होता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ठीक है, तो ये सारा हमने पढ़ लिया है जल के बारे में, जो प्राकृतिक शक्ति है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी जो प्राकृतिक शक्ति है, वायु, इसके बारे में। आगे बात समझ में कि ये जो वायु है, इसकी वायु क्षरण की परिभाषा क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, वायु क्षरण कितने प्रकार का होता है। तो ये सारे जो टॉपिक हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायु द्वारा क्षरण। वायु द्वारा क्षरण किस प्रकार से होता है, क्या है? तो तेज हवा या आंधी से मृदा कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की क्रिया को वायवीय क्षरण कहते हैं। यानी कि जो तेज हवा आती है, आप जानते हो हवा कितनी तेज आती है, कितनी भयंकर आती है, आपको पता है। आंधी आती है, ठीक है, तेज हवा आती है, आंधी आती है। तो इसके कारण जो मृदा के जो कण है, आगे बात समझ में, किसके कण? मृदा के कण। तो मृदा के कण क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आगे बात समझ में, किसके कारण? एक स्थान से मृदा के जो कण है, मृदा के जो कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचेंगे? किससे पहुंचेंगे? या तो वो तेज हवा से या आंधी से। तो आंधी और तेज हवा से क्या होता है कि जो मृदा के जो कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो क्रिया हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की जो क्रिया हो रही है, इसी क्रिया को कहा जाता है वायवीय क्षरण। अब ये क्रिया किसके द्वारा हो रही है? ये हवा के द्वारा या वायु के द्वारा। आगे बात समझ में, वापस बताता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जो मिट्टी के कण है, ये क्या हो गए? ये हो गए कण। तो ये कण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच रहे हैं। आगे बात समझ में, एक जगह से दूसरी स्थान पर इनका स्थानांतरण हो रहा है, इन कणों का। ये किसके द्वारा हो रहा है? ये वायु के द्वारा हो रहा है। आगे बात समझ में, किसके द्वारा हो रहा है? वायु के द्वारा हो रहा है। तो यही क्रिया है, ये जो क्रिया हो रही है वायु के द्वारा, जो कणों का स्थानांतरण हो रहा है, इसी क्रिया को कहा जाता है वायवीय क्षरण। आगे देखते हैं, इस क्षरण द्वारा लाखों टन उपजाऊ मिट्टी उड़कर बाहर चली जाती है। आगे बात समझ में, यानी कि ये जो वायु द्वारा जो क्षरण होता है, वायवीय क्षरण, इसके द्वारा लाखों टन उपजाऊ जो मिट्टी होती है
वो बाहर चली जाती है। कैसे? जैसे कि बाहर कहाँ चली जाती है? जैसे खेतों से बाहर, जो खेत होते हैं, जैसे इसमें जो उपजाऊ मिट्टी होती है जिसमें भरपूर पोषक तत्व होते हैं, तो ये वाली जो उपजाऊ मिट्टी है वो क्या होती है, इस वायवीय क्षरण के कारण क्या होती है, उड़कर जो है वो दूसरे स्थानों पर चली जाती है, जिससे इस मृदा की क्या होती है, इस मृदा की जो उपजाऊपन है इस मृदा का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण? इस वायवीय क्षरण के द्वारा। ठीक है, वायवीय क्षरण के द्वारा क्या हुआ था, जैसे कोई खेत था, उसमें उपजाऊ मिट्टी थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तेज वायु यानी कि जो तेज हवा चली या आंधी आई, तो इस आंधी के कारण क्या हुआ, ये जो मिट्टी के कण थे वो क्या हुए, इस स्थान से दूसरे स्थान तक चले गए। ठीक है, हवा आएगी तो ऐसे तो है ही नहीं कि ये कण जो हैं वो हवा को वापस रिटर्न कर देंगे। अब हवा आएगी तो इन पर प्रभाव तो डालेगी, तो इसके कारण जो ये मिट्टी के कण होंगे, ये मृदा के कण होंगे, वो एक स्थान से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे स्थान तक चले जाएंगे। तो ये जो क्रिया हो रही है इसको तो हमने कह दिया वायवीय क्षरण। और इससे क्या होगा कि हमारी जो ये उपजाऊ मिट्टी है वो खेतों से बाहर चली जाएगी। इस प्रकार से लाखों टन उपजाऊ मिट्टी जो है वो बाहर चली जाती है खेतों से। आगे बात समझ में। वायु द्वारा मृदा का परिवहन 3 प्रकार से होता है। अब देखते हैं कि जो वायु है, वायु के द्वारा मृदा का परिवहन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। तो वो इन तीनों प्रकार को देखेंगे। मृदा वायु द्वारा मृदा के परिवहन किस किस प्रकार से होते हैं। तो फर्स्ट हो गई उच्छलन, दूसरे हो गई निलंबन और तीसरी हो गई सतह सर्पण। आगे बात समझ में। उच्छलन को क्या कहा जाता है, सेल्टेशन कहा जाता है, निलंबन को सस्पेंशन कहा जाता है और सतह सर्पण को सरफेस क्रीप कहा जाता है। तो इन तीनों प्रकारों को पढ़ेंगे। परिवहन के प्रकार हैं, वायु के द्वारा मृदा का परिवहन। आगे बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं उच्छलन। उच्छलन क्रिया क्या है, आगे बात समझ में। तो उच्छलन क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब हवा का सीधा दबाव मृदा पर पड़ता है तो मुख्यतः 0.1 से 0.5 मिमी व्यास वाले कण अपने स्थान से ऊपर उछलने लगते हैं और चलकर नीचे गिर जाते हैं। मृदा के इस तरह की क्रिया को उच्छलन कहते हैं या मृदा है। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हवा का सीधा दबाव पड़ता है किस पर, मृदा पर। ठीक है, किसका दबाव, हवा का दबाव किस पे पड़ता है, मृदा पर। तो उसमें क्या होते हैं कि जो 0.1 से कितने, 0.1 से 0.5 mm वाले जो कण होते हैं। आगे बात समझ में। कौन से कण, 0.1 से लगाकर 0.5 वाले जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, इस हवा के दबाव से, किसके दबाव से, हवा के दबाव से क्या करते हैं, ये जो कण होते हैं वो हवा में उछलने लगते हैं। आगे बात समझ में। जानते हो आप, जैसे ये कोई कण पड़े हैं, आगे बात समझ में, ये कण है, तो यहाँ पर हवा का दाब लगेगा या तेज तेज से हवा आएगी। आगे बात समझ में, हवा आएगी तो ये कण क्या होंगे, उछलेंगे। आगे बात समझ में। उछल उछल के ये वायु के दाब के कारण ये कण क्या होंगे, उछल उछल के आगे की ओर जाएंगे, हवा के कारण ही। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है इसको कहा जाता है उच्छलन, उच्छलन क्रिया। आगे बात समझ में। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहा जाता है, उच्छलन क्रिया। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः आपको पॉइंट याद रखना है, 0.1 से लगाकर 0.5 mm वाले व्यास वाले जितने भी कण हैं वो क्या करते हैं, उछल उछल कर आगे की ओर चलते हैं, उछल उछल कर आगे की ओर चलते हैं और नीचे वापस गिर जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो हवा में अटक कर रहेंगे। ठीक है, हवा के दबाव के कारण ये उछलते हैं, उछल उछल कर आगे चलते हैं और आगे चलकर वापस नीचे गिरते हैं। देखते हैं, यह मृदा है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। मृदा क्षरण में मार की दृष्टि से 50 से 75% भाग इस क्रिया द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है। अब ये जो खेत होता है उसमें अपन एक बात एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक खेत होता है। ठीक है, ये कोई खेत है, तो इसमें जो 100% मिट्टी है, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें से 50 से लगाकर 75% मिट्टी जो है वो उड़कर इस उच्छलन क्रिया द्वारा खेतों से बाहर चली जाती है। कितनी, 50 से 75% जो मिट्टी होती है, जो उपजाऊ मृदा होती है, वो इस उच्छलन क्रिया द्वारा उड़ उड़कर बाहर चली जाती है। आगे बात समझ में। कितनी,
कितनी 50 से 75% भाग जो है वो इस क्रिया द्वारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है। आगे देखते हैं, इसका डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये कोई खेत है, ये कोई मिट्टी की परत है, तो इसमें आप जानते हो मिट्टी के कण होते हैं, जो ये बताए हुए हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं। इतने बड़े वगैरह कण भी नहीं होते हैं कोई, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हवा का दाब लग रहा है, ठीक है। ये हवा का दाब इस प्रकार होना चाहिए था, तो इस पे क्या हो रहा है, हवा चल रही है ये, ठीक है। हवा के दाब के कारण जो ये कण हैं वो क्या हो रहे हैं, उछल रहे हैं, और उछल कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ के वो ऐसे नहीं है कि हवा में लटके रहेंगे, वो जो है हवा के दाब के कारण उछलेंगे और उछल कर आगे की ओर बढ़ेंगे, और आगे की ओर बढ़कर वापस कहाँ चले जाएंगे, वापस नीचे की ओर चले जाएंगे। पर इनका स्थानांतरण तो हुआ ना, ये इस जगह थे, हवा के कारण कहाँ चले गए, इस जगह चले गए, उड़कर उछल कर। तो ये जो क्रिया होती है इस प्रकार की, इसी क्रिया को कहा जाता है उच्छलन क्रिया। आगे बात समझ में, तो आप समझ गए होंगे। हमने एक क्रिया पढ़ ली है, उच्छलन क्रिया, जिसको सैल्टेशन कहा जाता है, ठीक है। जिसमें 0.1 से लगाकर 0.1 से लगाकर 0.5 व्यास वाले जितने भी कण हैं वो उछल कर कहाँ चले जाते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं, और वापस आगे भी नीचे गिर जाते हैं। तो आगे देखते हैं दूसरी क्रिया, निलंबन, ठीक है। तो अब ये निलंबन या सस्पेंशन क्रिया कौन सी होती है, तो इस क्रिया में मृदा के और भी छोटे कण जिनका व्यास 0.1 मिमी इससे कम होता है, हवा के साथ उड़कर वातावरण में लटके रहते हैं और गति के साथ हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं। अब उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था 0.1 से लगाकर 0.5 व्यास वाले जितने भी कण हैं, mm या मिमी, ठीक है। तो 0.1 से लगाकर 0.5 mm व्यास वाले जितने भी कण हैं वो उसमें आ गए। अब 0.1 से 0.1 mm व्यास से जितने भी कण हैं, जो जितने भी छोटे कण हैं, वो इस क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब मैं समझाता हूँ। तो इसमें क्या बताया गया है कि 0.1 mm वाले जितने भी कण हैं वो क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। जब हवा का प्रेशर पड़ता है मिट्टी पर, तो ये वाले जितने भी कण होते हैं वो क्या होते हैं, हवा के साथ उड़ते हैं, कहाँ पर, वातावरण में, और ये वातावरण में ही लटके रहते हैं, ठीक है। और ये जो है वो हवा के कारण इनकी गति होती है, और गति से हजारों किलोमीटर तक ये दूर चले जाते हैं, यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इनका स्थानांतरण हो जाता है। तो इसी क्रिया को कहा जाता है निलंबन। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, या तो ऐसे दे देंगे, निलंबन को समझाइए, निलंबन जो क्रिया है इसको समझाइए। तो निलंबन की क्रिया में क्या होता है कि जो 0.1 mm व्यास से जो कम वाले जो कण हैं उनका क्या होता है, हवा के द्वारा स्थानांतरण होता है। कैसे कि ये जो कण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, वातावरण में कहाँ जाते हैं, उड़ते हैं, नीचे से कहाँ चले जाते हैं, वातावरण में चले जाते हैं, और वातावरण में ही ये क्या होते हैं, लटके रहते हैं, और लटकते लटकते ये इनके हवा के प्रेशर के कारण लाखों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है निलंबन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए इसमें कौन से कण होते हैं, कौन से mm वाले कण होते हैं, तो 0.1 mm से कम व्यास वाले कण निलंबन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और उसमें 0.1 से लगाकर 0.5 mm वाले कण उछलते हैं, और इसमें 0.1 से कम वाले कण उछलते हैं, वातावरण में लटकते हैं, और हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। अब इसको भी हम डायग्राम से समझेंगे आगे, देखना। उससे पहले हम ये सतह सर्पण पढ़ लेते हैं, सरफेस क्रीप। तो मृदा, ठीक है, यह मृदा है। मृदा जिनका व्यास 0.5 मिमी से अधिक होता है, जो वायु की गति के साथ ऊपर नहीं उठ सकते हैं, भूमि सतह पर रेंग कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इस क्रिया को सर्पण कहते हैं या सतह सर्पण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, 0.1 से कम वाले पढ़ लिए, और 0.1 से 0.5 वाले कण भी देख लिए हैं। तो अब हम देखते हैं 0.5 mm से जितने भी बड़े कण हैं,
ठीक है। 0.5 mm व्यास से जितने भी बड़े कण हैं वो, अब 0.5 mm वाले व्यास जो हैं वो तो जो 0.5 mm वाले जो कण हैं, अब इनका भार अधिक होगा तो ये जो है वो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये उड़ नहीं सकते तो ये कण क्या होंगे, भूमि पर ही रेंग कर, ठीक है, ये जो भूमि है भूमि पर ही ये रेंग कर आगे की ओर जाएंगे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे, स्थानांतरित होंगे। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, सतह सर्पण, जो कि हवा में नहीं उड़ पाते हैं। जो कण आते हैं, जो कण हवा में नहीं उड़ पाते हैं और उनका स्थानांतरण होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, सतह सर्पण के अंदर। और इनका व्यास देखें तो 0.5 से अधिक, 0.5 mm से अधिक जिनका व्यास होता है वे कण किसके अंतर्गत आते हैं, सतह सर्पण के अंतर्गत आते हैं, सतह सर्पण क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो कण होते हैं वो हवा में नहीं उड़ पाते हैं, ये रेंग रेंग कर ही आगे चलते हैं, घूम घूम कर कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होते हैं। ये रेंग रेंग कर आगे क्यों चलते हैं, क्योंकि इन पर हवा का दबाव पड़ता है, ठीक है। तो ये रेंग रेंग कर यदि यहाँ पर हवा का दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, तो क्या होंगे कि ये जो कण होंगे बड़े बड़े वो रेंग रेंग कर कहाँ चले जाएंगे, आगे की ओर चले जाएंगे। तो इससे क्या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कणों की कमी हुई, ठीक है। कणों की कमी हो रही है यानी कि ये सारे झुंड में जा रहे हैं, तो मृदा की कमी हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिट्टी का कटाव हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीन क्रियाएं देखी। तो फर्स्ट क्रिया में कौन से कण आते हैं, 0.1 से 0.5 mm वाले, सेकंड में 0.1 से कम वाले और उसमें 0.5 से ज़्यादा वाले, तीसरी क्रिया में। आगे बात समझ में, इन तीनों क्रियाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उच्छलन, निलंबन और सतह सर्पण। अब हम इन तीनों को डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। तो अब हम इन तीनों को इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल्टेशन, इनका क्रम थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आप ध्यान रखना। सबसे पहले देखते हैं सेल्टेशन, ठीक है। सेल्टेशन को क्या कहा जाता है, उच्छलन क्रिया। उच्छलन क्रिया में क्या होते हैं कि 0.1 से लगाकर 0.5 mm वाले जो कण होते हैं वो हवा में उछलते हैं, हवा के प्रेशर के कारण हवा में उछलते हैं और उछल कर आगे की ओर गति करते हैं और आगे की ओर गति कर कर वापस नीचे की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, इन कणों का स्थानांतरण हो रहा है, इस एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण हो रहा है। वो किस प्रकार से हो रहा है, वो इस विधि पर निर्भर करता है। तो इस विधि में किस प्रकार से हो रहा है, ये कण जो हैं वो हवा में उछल रहे हैं, उछल कर आगे की ओर गति कर रहे हैं और आगे की ओर गति कर कर वापस नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। ये जो इस प्रकार से एरो में दिखाया गया है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये किसके कारण हो रहा है, हवा के कारण, ठीक है। तो सेल्टेशन को क्या कहा जाता है, उच्छलन विधि। सेकंड आती है अपनी सस्पेंशन यानी कि निलंबन विधि या निलंबन क्रिया। इसमें क्या आते हैं कि 0.1 से 0.1 mm से जिनका व्यास कम होता है, यानी कि ऐसे कण जिनका जो व्यास है वो कितना होता है, 0.1 mm से कम, तो वो वाले कण ये बहुत ही हल्के होते हैं। तो ये कण क्या होते हैं कि जब जो मृदा होती है इन पर हवा का दाब पड़ता है तो ये कण क्या होते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और हवा में ही लटके रहते हैं। आगे वहाँ समझ में, क्योंकि इनका व्यास कम होता है तो ये हवा में ही लटके रहते हैं और धीरे धीरे जब हवाएं चलती हैं तो ये क्या होते हैं, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। आगे की बात समझ में, हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं और वहाँ पर घिर जाते हैं। इस प्रकार से ये जो स्थानांतरण हो रहा है इसको कहा जाता है सस्पेंशन या निलंबन क्रिया, ठीक है। 0.1 mm से जिनका व्यास कम है। तीसरी विधि हमारी थी क्रीपिंग, ठीक है। क्रीपिंग यानी सतह सर्पण, जिन कणों का व्यास 0.5 से ज़्यादा है, 0.5 mm, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0.5 mm से जिनका व्यास ज़्यादा है वो कण क्या है कि हवा में उड़ नहीं सकते हवा का दाब पड़ने पर। तो ये वाले कण क्या होते हैं, घूम घूम कर रेंग रेंग कर क्या होते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो इनका भी क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये इस जगह थे तो इन पर हवा का दाब पड़ा तो ये कहाँ चले गए, इधर की ओर चले गए, ठीक है। रेंग रेंग कर ये किस प्रकार से जाएंगे, हवा में उड़कर नहीं जाएंगे, ये रेंग रेंग कर जाएंगे। लेकिन किसके कारण जाएंगे हवा के कारण ही, जिनका व्यास 0.5 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने तीनों को कंप्लीट किया है डायग्राम के माध्यम से।
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप नीचे प्यारा सा कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ जाइए और कमेंट करिए। कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो इस पर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। आगे बात समझ में। और यदि आपने आपके दोस्तों को नहीं बताया है इस चैनल के बारे में तो दोस्तों को बताइए, ठीक है। आपके दोस्त जो हैं वो भी पढ़ें, ठीक है, वो भी तरक्की करें आपकी तरह। तो आप अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यदि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना आता है, टेलीग्राम क्या है, इसको कैसे ज्वाइन करें, यहाँ से कैसे नोट्स डाउनलोड करें, यदि आपको ये सब कुछ नहीं आता है तो इस पर भी हमने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसको देखिए। यदि आपको ये स्पेशल वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर लिंक दे दी गई है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि नोट्स कैसे डाउनलोड करें, टेलीग्राम चैनल क्या होता है, टेलीग्राम ऐप क्या होता है, कहाँ से डाउनलोड करें, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इस चैनल पर। तो बस आपसे यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों को भी बताएं और इस चैनल से उनको जोड़ें। आगे बात समझ में। अब ये जो चैनल है वो मेरा नहीं है, ये चैनल सिर्फ आपका है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए आपको मेहनत करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चैनल से जोड़ना है। तो अब हम देखते हैं वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब वायु के द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले है जलवायु, मृदा, वनस्पति एंड स्थलाकृति, यानी कि स्थल की आकृति, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट जलवायु। शुष्क जल वाले क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा, अधिक ताप व वायु की गति तेज हो तो वायु क्षरण अधिक होगा। अब यहाँ कोमा लगाना रह गया है, कम वर्षा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो शुष्क जल वाले क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम होती है, अधिक ताप होता है और वायु की गति जहाँ तेज होती है, जहाँ ये तीनों कारक पाए जाते हैं, तीनों फैक्टर पाए जाते हैं, वहाँ पर जो वायु का जो वायु क्षरण है वो अधिक होगा। आगे बात समझ में। अधिक होगा कहाँ कहाँ, जहाँ कम वर्षा है, जहाँ ताप अधिक है और जहाँ वायु की गति तेज है। जाहिर सी बात है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या समझाने की चीज़ नहीं है। दूसरी बात करते हैं मृदा। अब जो सोइल है वो, तो मृदा के भौतिक गुण जैसे कणाकार, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, नमी की मात्रा आदि वायु द्वारा क्षरण को प्रभावित करते हैं। तो अब वायु क्षरण को कौन प्रभावित करते हैं, मृदा के भौतिक गुण कैसे हैं, कणाकार कैसा है, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी है, नमी की मात्रा कितनी है, ये सब जो है वो वायु क्षरण को प्रभावित करते हैं। बलुई मृदा की सतह, खुरदरी व कण एक दूसरे से अलग रहते हैं अथवा वायु द्वारा क्षरण अधिक होता है। अब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि बताइए वायु क्षरण जो है वो कौन सी मृदा में अधिक होता है, ठीक है, कौन सी मृदा में अधिक होता है और ये क्यों। यदि आप इस मृदा को बता रहे हैं, कोई सी मृदा का नाम ले रहे हैं तो उसका क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है, तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या रीज़न है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन बात आती है कि कौन सी मृदा, तो ये है बलुई मृदा। आगे बात समझ में, कौन सी मृदा, बलुई मृदा। अब बलुई मृदा में क्यों क्षरण ज़्यादा होता है, वायु द्वारा क्षरण ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि इनकी सतह जो होती है वो खुरदरी होती है। आगे बात समझ में। और इनके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, इनमें संगठन नहीं होता है, अलग अलग बिखरे हुए होते हैं और इनकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। तो ये मुख्य रीज़न है इन बलुई मृदाओं का, जिसके कारण वायु क्षरण अधिक होता है या वायु द्वारा क्षरण अधिक होता है। एक ही बात है, कुछ भी कहो। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा कारक आता है वनस्पति, ठीक है। तो वनस्पति देखते हैं। वनस्पति से आच्छादित मृदाओं में वायु क्षरण नहीं के बराबर होता है, लेकिन वनस्पति विहीन मृदाओं में क्षरण अधिक होता है। अब जिस क्षेत्र में वनस्पति यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, वहाँ पर वायु क्षरण नहीं के बराबर होता है या वायु क्षरण जो है वो कम होता है। आगे बात समझ में, क्षरण कम होता है।
अब जहाँ वनस्पतियाँ होती है वहाँ पर तो कम होता है, और जहाँ वनस्पतियाँ नहीं होती है, वनस्पति विहीन मृदाएँ होती है, वहाँ पर जो क्षरण है वो अधिक होता है। आगे बात समझ में, जहाँ वनस्पति अधिक और वनस्पति जहाँ कम, तो इनमें क्या होगा, इन मृदाओं में क्या होगा, क्षरण कम होगा, और इन मृदाओं में जहाँ वनस्पति कम है वहाँ इन मृदाओं में क्या होगा, क्षरण अधिक होगा। किसके द्वारा, वायु द्वारा क्षरण। ठीक है, तो पेड़ पौधों का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे, जड़ें होंगी, पेड़ पौधों की जो जड़ें होंगी वो क्या करेगी, मिट्टी के कणों को जो है वो आपस में बांध के रखेगी। ठीक है, जिससे मिट्टी के कण आपस में बंधे रहेंगे, जिससे वायु के द्वारा क्षरण कम होगा। चौथी बात आती है स्थलाकृति, यानी कि स्थल की आकृति कैसी है। आगे बात समझ में, मैं आपको बात बताऊं कि जो ढाल वाली जो भूमियाँ होती है उनमें क्या होता है कि क्षरण अधिक होता है वायु द्वारा। जो समतल भूमियाँ होती है उनसे जो ढलान वाली भूमि होती है इनमें क्षरण अधिक होता है। आगे बात समझ में, किससे, समतल भूमियों से। हालांकि समतल भूमियों में भी होता है, लेकिन समतल भूमियों में इन ढलान वाली भूमियों की तरह अधिक नहीं होता है। इनमें थोड़ा कम होता है, इनमें अधिक होता है ढलान वाली भूमियों में। अब ये स्थल की आकृति पर भी निर्भर करती है। आगे बात समझ में, यानी कि ढलान वाले क्षेत्र जो होते हैं उनमें जो वायु के द्वारा क्षरण है वो अधिक होता है, और जो समतल भूमियाँ होती है उनमें थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन हाँ समतल भूमियों से अधिक होता है ढलान वाली भूमियों में। ठीक है, तो ये हो गए हमने पॉइंट पढ़े चारों, जलवायु, मृदा, वनस्पति और स्थल की आकृति। ठीक है, स्थल की आकृति में सबसे पहले हमने जलवायु में क्या देखा, जहाँ पर वर्षा की कमी होती है, ताप अधिक होता है, वर्षा की कमी, जहाँ ताप अधिक होता है वहाँ पर क्षरण अधिक होता है। आगे बात समझ में, फिर हमने मृदा में क्या देखा कि मृदा में जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने कौन सा देखा, कौन सी मृदाओं में क्षरण अधिक होता है, तो वो बलुई मृदाओं में। ठीक है, बलुई मृदाएं जो होती है उनमें क्षरण अधिक होता है। क्यों, क्योंकि इनकी सतह जो है इनकी सतह जो है वो खुरदरी होती है, और इसके जो कण होते हैं वो आपस में बंधे हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके कारण इन मृदाओं में अधिक होता है। वनस्पति, जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वनस्पतियाँ अधिक होती है, वहाँ क्षरण कम होता है। जहाँ वनस्पतियाँ कम होती है वहाँ क्षरण अधिक होता है। अब स्थल की आकृति, यानी कि जो ढलान वाले क्षेत्र हैं उनमें जो वायु के द्वारा जो क्षरण है वो अधिक होता है। ठीक है, तो ये हमने कारक पढ़े। तो अब हम देखते हैं वायवीय क्षरण नियंत्रण के सिद्धांत। ठीक है, वायु द्वारा मृदा क्षरण रोकने के सिद्धांत निम्नलिखित है। अब वायु के द्वारा वायु के द्वारा जो मृदा का क्षरण होता है उसको किस प्रकार से रोकें, कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से सिद्धांत हो गए, सिद्धांत का नाम पूछा जा सकता है कि सिद्धांत के नाम बताओ जिसके द्वारा हम जो मृदा का क्षरण होता है वायु के द्वारा उसको हम कम कर सकते हैं, या कम कैसे करें, उन सिद्धांतों का नाम बताओ। तो आपको बताने, वायु के वेग को कम करना, मृदा कण समूह का आकार बढ़ाना, तथा तीसरा है मृदा सतह को नम रखना। ठीक है, तो ये तीनों सिद्धांत हो गए जिनको पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। वायु के वेग को कम करना, मृदा का समूह का आकार बढ़ाना, मृदा सतह को नम रखना। तो उपयुक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर वायवीय क्षरण को निम्नलिखित विधियों द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर जो विधियां पढ़ेंगे उनको पढ़कर, इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर वायवीय क्षरण या वायु क्षरण को कम किया जा सकता है। तो अब ये क्रियाएं कौन कौन सी है जिसको निम्नलिखित क्रिया बोला है, तो निम्नलिखित क्रियाएं ये है। कौन कौन सी, तो कृषि क्रियाएं, उसके बाद में वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ, और तीसरी हो गई मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाओं में हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि वायु का क्षरण कम हो या वायु द्वारा क्षरण कम हो। तो कौन कौन सी क्रिया हो गई कृषि क्षेत्र में, मृदा में जीवांश खादों का प्रयोग करना। ठीक है, किसका प्रयोग करना, जीवांश खादों का प्रयोग करना। मृदा में हरी खाद वाली फसलों का प्रयोग करना चाहिए, जो हरी खाद वाली जो फसलें हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हरी खाद भी पढ़ेंगे, जीवांश खाद भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, मृदा सतह पर पलवार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है,
भू परिष्करण द्वारा मृदा वाष्पीकरण करके नमी बनाए रखनी चाहिए। फसल चक्र में दाल वाली फसलें तथा घासों को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि मृदा संरक्षित फसलें हैं जो मृदा क्षरण को कम करती है। ठीक है, फसल चक्र में कौन सी फसलें अपनानी चाहिए? दाल वाली और घास वाली। जो घासें वाली जो फसलें हैं और जो दाल वाली फसलें हैं उनको अपनाना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मृदा को संरक्षित करती है। ठीक है, और मृदा की संरक्षित फसलें हैं और मृदा को संरक्षित करती है, जिससे कि वायु का क्षरण जो है वो कम होगा। पशुओं की चराई बंद कर देनी चाहिए ताकि भू पर घास हमेशा बनी रह सके। ठीक है, तो ये कुछ कृषि क्रियाएं हैं, बहुत ही ईजी है। आप तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ। वायु की गति मंद करने के जिस दिशा से हवाएं आती है उनके समकोण विपरीत दिशा में वृक्षों, झाड़ियों तथा घासों की सुनियोजित पट्टियां लगाते हैं। यानी कि जिस दिशा से वायु आ रही है, जिस दिशा से हवाएं आ रही है, ठीक है, उनकी विपरीत दिशा में क्या लगाने हैं? हमको वृक्ष लगाने हैं, झाड़ियाँ लगानी है और घासें लगानी है। आगे बात समझ में? तो वृक्ष, झाड़ियाँ और घासों की पट्टियाँ लगानी है। ठीक है, या पट्टियाँ लगाते हैं जिस दिशा से हवा आ रही है। ठीक है, किसके लिए लगाते हैं ये पट्टियाँ? क्यों? क्योंकि जो वायु की गति है वो धीरे हो जाए। वायु की गति धीरे हो जाएगी तो मिट्टी के जो कण हैं वो उड़ेंगे नहीं। तो वायु की गति के लिए क्या करते हैं? वायु की गति को कम करने के लिए, मंद करने के लिए जिस दिशा से हवा आती है, हवाएं आती है, उनकी विपरीत दिशा में हम क्या लगाते हैं? वृक्षों की, झाड़ियों की और घासों की पट्टियाँ लगाते हैं। ठीक है, ये पट्टियाँ जो है वो मृदा क्षरण को काफ़ी कम करती है और सतह से वाष्पीकरण को रोकती है। ठीक है, तो इनकी आकृतियाँ हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी पट्टी पिरामिड आकार की होती है। अब इनकी बहुत सी आकृतियाँ हो सकती है, लेकिन सबसे जो अच्छी आकृति होती है वो पिरामिड आकार की होती है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पिरामिड आकार की अच्छी होती है पट्टी। अब इनमें जो पट्टियों की जो आपस में दूरी होती है वो 3 से 4 मीटर होती है और पेड़ से पेड़ की जो दूरी होती है वो 1 से 2 मीटर रखी जाती है। अब ये जो है वायुरोधी वृक्ष पट्टियाँ हम किन किन पौधों की किन किन वृक्षों की लगा सकते हैं? तो देखते हैं, बबूल, नीम, शीशम, जामुन, इमली, बेर, अमलतास। तो इन सभी वृक्षों की जो है हम पट्टियाँ लगा सकते हैं हवा के विपरीत दिशा में। ठीक है, जिससे वायु द्वारा जो क्षरण है वो कम होगा। मिट्टी के टीलों को आच्छादित रखना। मिट्टी के टीलों पर क्षेत्रीय झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए जो पलवार का काम करती है तथा मिट्टी के उड़ने में बाधा डालती है, जिससे टीले एक ही जगह स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए खीफ, जड़बेरी, फोग, बुई आदि झाड़ियाँ उपयोगी पाई गई है। यानी कि जो मिट्टी के जो टीले होते हैं उन टीलों पर क्या करना चाहिए? जो झाड़ियाँ होती है, क्षेत्रीय झाड़ियाँ होती है, उनको लगा देना चाहिए। ठीक है, जो कि किसका काम करे? पलवार का काम करे। ठीक है, और मिट्टी के उड़ने में बाधा डालती है। पलवार का काम करती है, मिट्टी के उड़ने में बाधा डालती है। ठीक है, और जो टीले हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए हमको क्या क्या लगाना चाहिए? खीफ, जड़बेरी, फोग, बुई, ये जो झाड़ियाँ हैं इन झाड़ियों का नाम आप याद कर लेना। तो इस प्रकार की झाड़ियाँ लगा देनी चाहिए, जिससे क्या हो? जो वायु द्वारा जो क्षरण है वो कम हो। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, थोड़ी स्पीड रखेंगे। और अन्य है, रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने वाले पेड़, झाड़ियाँ तथा घासें वायु क्षरण को रोकने में सहायक है। तो अब देखते हैं कौन सी सहायक है, कौन मृदा क्षरण को कम करती है। वायु के द्वारा जो क्षरण होता है उसको कम कौन कौन से वृक्ष करते हैं, कौन कौन सी झाड़ियाँ करती है और कौन कौन से घासें करती हैं, देखते हैं। सबसे पहले खेजड़ी, विलायती बबूल, इजरायली बबूल, शीशम, रोहिड़ा, ये हो गए वृक्ष और ये है इनके साइंटिफिक नेम जो आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं झाड़ियाँ कौन सी हो गई। सबसे पहले खींव, फोग, अरंडी, जरबेरी। घासें कौन कौन सी हो गई? सेवन वो अंजन घास। तो आज हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ा आज हमने? वायु क्षरण के बारे में पढ़ा। वायु के द्वारा क्षरण कैसे होता है, मुख्य हमारा टॉपिक था। ठीक है,
अब वायु के द्वारा शरण की परिभाषा देखी थी, वायु शरण की परिभाषा देखी थी कि वायु के द्वारा जो शरण होता है उसकी परिभाषा क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कारकों के बारे में पढ़ा, किस किस प्रकार से वायु का शरण होता है, वायु द्वारा शरण होता है, ठीक है। और अब इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे इसको संरक्षण किया जाए, इन मृदा के कणों को जो वायु द्वारा उड़ रहे हैं, ये विधियाँ भी हमने पढ़ी। कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे वायु द्वारा शरण कम हो, कौन कौन सी घासें लगानी चाहिए, कौन कौन सी झाड़ियाँ लगानी चाहिए, तो ये सारा हमने पढ़ा। मुख्य टॉपिक था वायु शरण। तो आज हमारा वायु शरण कंप्लीट होता है। इसी तरह आप स्टारलाइट एजुकेशन के साथ बने रहिए। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने अपने दोस्तों को नहीं बताया है तो बता दीजिए, ठीक है। तो बस धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।